हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स थे। राइट, और जैसा आप जानते ही हो, कोशिश हमारी बिल्कुल यही है कि इकोनॉमी आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमें डिस्कस करना है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, समझो इस मुद्दे को। आजकल जैसे हम बात करते हैं, दिल्ली की बात कर लो। इवन ना दिल्ली तक तो पता ही है सबको। इवन मुंबई के अंदर भी हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले जहां पर हमें लगा कि यार एयर पोल्यूशन मुंबई में भी ज़्यादा है। राइट, या फिर मुंबई के अंदर ठीक है स्मॉग हो गया, इस तरह की थोड़ी सिचुएशन देखने को मिली। दिल्ली के अंदर तो डेफिनेटली सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब आप जानते हो यार, एयर पोल्यूशन से ना बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। पर कई बार ना हम इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ये सोच नहीं पाते। और इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि आखिर इकोनॉमी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट है। कई लोग ना ऐसा लगता है यार कि जैसे ना मान लो हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इकोनॉमी को बूस्ट करवाओगे तो कहीं न कहीं क्या होगा, यहाँ से बहुत सारी एमिशंस निकलेंगी, तो उससे एयर पॉल्यूशन होगा। तो हम जनरली पता क्या मान के चलते थे? हम जनरली मान के चलते थे कि इकोनॉमी जो है वो कॉज़ है और एयर पॉल्यूशन उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट, उसका जो प्रभाव है, वो देखने को मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है। आज के समय के ऊपर क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से आपकी इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये जो आपका रिलेशन था ना, इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट एक चेंज और भी देखने को मिला है। सर वो क्या चेंज है? वो ये चेंज है कि हमें पता क्या लगता था? हमें लगता था कि जैसे मान लो हमारे पास किसी प्रोडक्ट को बनाने के 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके? एक तरीका हो सकता है कि हम इसको बनाने हों अपने जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की मदद से, राइट? और दूसरा हम इसको लेट्स से बना रहे हों अपने जो अलग-अलग रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी उनके माध्यम से बना रहे हों, ठीक है? जो बेसिकली लेस एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग हो। अब हमें लग रहा था यार जब फॉसिल फ्यूल से बनाएँगे तो इनकी कॉस्ट हमें कम पड़ती होगी। रीज़न बीइंग कि आप नोटिस करो ना, जो रिन्यूएबल सोर्सेज़ है वो थोड़े ज़्यादा महँगे होते हैं। उनके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती होगी। तो अभी तक हम ये मान के चल रहे थे। पर अगर आप लंबे समय में देखोगे ना, तो एक्चुअल में जब आप फॉसिल फ्यूल से कहीं न कहीं प्रोडक्शन करते हो, जो अलग-अलग तरह से जिससे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता है, उससे हमारी इकोनॉमी को उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और मैं आपको आज के सेशन में क्लियर कर दूँगा कि ऐसा कैसे हो कैसे रहा है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझो पहले मेरी बात को। जब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, अब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ ना, उसके साथ में ही काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट हुई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला इम्पैक्ट समझो, आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी। आप खुद देख पाओ कि अगर मान लो किसी जगह के ऊपर एक बिल्कुल आप ना अच्छा एनवायरनमेंट है, एक जगह के ऊपर, बिल्कुल प्रॉपर एयर है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, बिल्कुल एयर के अंदर कोई भी ऐसा ना कि अलग-अलग तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो नहीं है। एक वो सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड एक सिचुएशन है जैसे दिल्ली की सिचुएशन है। अब आपको क्या लगता है, जो हमारा वर्कर है, जो लेबर है, वो कहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा? आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर बिल्कुल आपका जो लेबर है, वो यहाँ पे अच्छा काम कर पाएगा। एंड इवन इंडिया के अंदर जैसे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इवन एग्रीकल्चर की बात कर लो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, जैसे या फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करने वाले लोग हो गया। ये जितनी एफिशिएंटली है, जितनी तरह से मतलब जितना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ना, उतना सिमिलर तरह से उतना एक खराब एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं कर पाएँगे। बेसिकली जो हम बात करते हैं ना मैन आवर प्रोडक्टिविटी की, कहीं न कहीं वो नीचे आ जाती है जब हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। पहले हो सकता है एक बंदा अच्छे से काम कर पाए, दिन में 10 घंटे काम कर रहा हो, पर कहीं न कहीं जब वो 8 घंटे ही काम कर पाएगा ना, जब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, बाकी चीज़ें ज़्यादा होगी, तो ये दिक्कतें आती हैं। उससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आती है, तो डेफ़िनिटली पॉल्यूशन का इम्पैक्ट किसके ऊपर देखने को मिला? आपकी इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिला। उसी तरह से आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पर हमारा जो कंज़्यूमर का फुटफॉल होता है, वो भी कम हो जाता है। वो कैसे? मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मान लो आपका मन था यार कि बाहर जाके ना कुछ मैं शॉपिंग वग़ैरह करके आता हूँ। ठीक है? पर बाहर आप देखते हो यार नहीं, बाहर तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बाहर तो एयर पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है। तो आप सोचते हो कि नहीं यार छोड़ो, शॉपिंग कभी और कर लेंगे, इतना भी कोई ज़रूरी शॉपिंग है नहीं करना, क्यों जाना बाहर? तो आप नोटिस कर पा रहे हो, आप जब बाहर नहीं जाओगे, तो कहीं न कहीं आपका जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर था, वो कम हो रहा है। ठीक है? और कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर जब आप जानते हो कम होता है, तो हमारी जीडीपी नीचे आती है, तो डेफ़िनिटली इसका इम्पैक्ट भी है। और ये कोई ना आंकड़े हवा में नहीं मैं बात कर रहा कि आपने ऐसा बात कर दी, नहीं।
यहाँ पर बहुत जगह के ऊपर अलग अलग तरह के सर्वेज हुए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई के ऊपर अगर हम बात करें ना, वहाँ पे कुछ एक शॉपिंग एरिया था, वहाँ पे पूरा पे देखा गया तो पाया गया कि लगभग 5% के करीब करीब हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाती है। उसी तरह से ना आपके जो अलग अलग आपके जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वो भी काम करने में कमी आ जाती है। जैसे मैं कुछ एसेट्स की बात कर सकता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो सोलर का काम है, ठीक है ना। आप जो सोलर टेक्नोलॉजी इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हो, सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग। अब ऐसा देखा गया है कि जब आपके शहर के अंदर पोल्यूशन आपका ज़्यादा होता है, तो उस दिन ना आपके सोलर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, आपके सोलर पैनल्स ढंग से काम नहीं करते। अब ये सब काम नहीं करते तो इंडिया का जो कहीं ना कहीं टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर पाते। गेटिंग इट? तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इवन यहाँ पर भी आप एग्जांपल यहाँ पे नोटिस कर सकते हो लेबर प्रोडक्टिविटी का। जैसे बेंगलोर का इन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, बेंगलोर का जो व्हाइट फील्ड वाला एरिया है, उसके अंदर सर्वे करने में पता लगा कि यार हाँ, 8 से 10% की कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। तो सभी जगह ना इन्होंने डेटा के थ्रू काम करने की कोशिश करी है, ताकि ये बताया जा पाए कि किस तरह से आपको इकोनॉमी और पोल्यूशन का इम्पैक्ट है। उसके अलावा आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट है। देखो आप खुद सोचो, अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर, तो आज नहीं तो कल आपकी सेहत खराब होगी ही होगी। और आपकी सेहत खराब होगी तो भैया कल को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होगा, आपकी जेब के ऊपर खर्चा आपका बढ़ जाएगा। आपका खर्चा बढ़ जाएगा तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपके फाइनेंसिस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, नहीं आया? बिल्कुल आया। उसके अलावा देखो बहुत सारे हमारे यूथ हैं। अब बहुत सारी ऐसी ना, एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, जैसे WHO की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, वो ये बात है कि यार एक पर्सन की अगर एक ज़िंदगी होती है ना एक क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो लंबे टाइम तक जीता है। पर अगर वही इंसान एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर जीता है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, कितने साल तक वो जिएगा, कहीं न कहीं उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिल जाता है। और जब ये रिडक्शन देखने को मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी के जो यूथ हैं, जो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो उतना लंबा नहीं जिएँगे जितना उनको जीना था एक्चुअली? बिल्कुल। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? आपकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। तो ये सारे अलग-अलग कारण हैं या अलग-अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से ना आपके पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है। बेसिकली मेरे कहने का अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से पॉइंट आपका यही था कि ऐसा मत सोचा करो कि सिर्फ़ पोल्यूशन का इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर है या और बाकी चीज़ों के ऊपर है, नहीं। इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो भी आप एनवायरनमेंट के अंदर अपने अलग-अलग सॉल्यूशंस पढ़ते हो ना, कि किस तरह से हमें अपने जो टारगेट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2070 तक हमें नेट कार्बन न्यूट्रल बनना है। हमें अलग-अलग स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। नॉट जस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इनका इकोनॉमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है? तो यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली, ये जो सारी मैंने बातें करी, आरबीआई का एक डीईपीआर है। डीईपीआर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च। इसके माध्यम से इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया की अच्छी खासी जीडीपी एक रिस्क में हो सकती है अगर हमने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं किया। और यहाँ पर ना इनफैक्ट कुछ यहाँ पर ऐसा बताया भी जाता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी, यहाँ पर तो जीडीपी का इम्पैक्ट है ना आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है 1% ऑफ जीडीपी हमारी नियरली लॉस्ट हो जाए, क्योंकि रीजन बीइंग कि हमने इन्वायरमेंट को प्रॉपरली यहाँ पे टैकल नहीं किया। ठीक है? जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपका जो आर्टिकल के अंदर था, यूपी का, बिहार का, आपका राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्टेट्स है ना, नियरली 0.67% से लेकर कहीं न कहीं 2.1% ऑफ जीडीपी, इतना प्रपोर्शन कहीं न कहीं इनका इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एयर पॉल्यूशन और जो बाकी तरह के पॉल्यूशन है उनको टैकल नहीं किया। क्या ये पहला जो हमारा आर्टिकल था, आप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हंगर हॉटस्पॉट। अब हंगर का अर्थ तो सर हम सबको पता है कि हंगर का मीनिंग क्या होता है, पर क्या आपको हॉटस्पॉट का मीनिंग पता है? आप लोग बोलोगे सर हॉटस्पॉट हमने सुना तो था, जब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम के ऊपर बहुत सारे हमें देखने को मिलता ना कि यहाँ पे कोरोना का ये हॉटस्पॉट बन गया है, राइट? तो ये हमें उस टाइम सुनने को मिलते थे। तो आप खुद सोचो, जब हम बात करेंगे हंगर हॉटस्पॉट की, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ यही हो सकता है कुछ ऐसे रीजन्स या कुछ ऐसे एरियाज़ होते होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी है कि नहीं? या भुखमरी है या होने वाली है, यही पॉइंट होगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक रिपोर्ट है इसी चीज़ के रिगार्डिंग। अब पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आखिर इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है आपका एफएओ और डब्ल्यूएफपी। क्या है सर ये? एफएओ होता है आपका
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से आपका जो WFP है, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इनके माध्यम से ना कुछ इनके रिसर्च करते हैं या सर्वेस करते हैं, उसके माध्यम से बताते हैं कि आने वाले टाइम्स के अंदर कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी होने जा रही है। तो अभी की इनकी जो रिपोर्ट आई है ना, उस रिपोर्ट के हिसाब से आप जरा एरियाज देखना, जैसे ये आपका बुर्किना फासो होगा और गया, और माली हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपको सूडान और साउथ सूडान देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इवन आपका जो पैलेस्टीन वाला एरिया भी है, ये सारे वो रीजन्स हैं जहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि हाईएस्ट लेवल कंसर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे जैसे पड़ोसी मुल्क हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर वेरी हाई कंसर्न है। हाईएस्ट नहीं है, पर वेरी हाई कंसर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली पॉइंट वही था कि इन एरियाज के अंदर हमें क्रिटिकल लेवल हमें देखने को मिलेगा, किसका? एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे इन्होंने 18 हंगर हॉटस्पॉट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं 22 कंट्री के अंदर, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर, नवंबर से अप्रैल के बीच में सिचुएशन काफ़ी खराब होने वाली है। बाकी कौन इसको रिलीज करता है मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर आपको क्लाइमेट का इम्पैक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इकोनॉमिक शॉक्स हो गया, ये सारे देखने को डेफिनेटली आपको मिलते हैं। पैलेस्तीन को न्यूली असेस किया गया, वहाँ पर भी हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो एक तो आपको थोड़ा डेटा याद रहना चाहिए, और साथ में ही इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना आप और भी देखना चाहो कंट्रीज को देख सकते हो, पर जो हाईएस्ट, जो डार्केस्ट वाला है ना, वहाँ पे हाईएस्ट कंसर्न है। फिर जो मीडियम वाला है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ वेरी हाई कंसर्न है। और बाकी भी इस तरह के कुछ अलग अलग आपको हॉटस्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सर ये क्या चीज़ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? अरे समझाऊंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैसे तो समझाया तो बहुत बार है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहली बात तो समझो कि आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं ना, कि यहाँ पर ना आज तक जो हाईएस्ट टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम की बात कर लो, जो टेन्योर होता था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो अभी तक 40 साल हुआ करता था। पर पहली बार सरकार ने क्या किया है, पहली बार सरकार ने एक 50 साल वाला बॉन्ड लेकर आई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आई है। और इस बॉन्ड को जो हमारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आया चिंता मत करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आप सरकार की बात कर लो, आप सेंट इसमें ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर दोनों होते हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब आपकी सरकार को, आप जानते हो बहुत सारा आपका सरकार का पैसा आता है, रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं। उसी तरह से आपका सरकार बहुत ज़्यादा खर्च भी करती है, अलग अलग स्कीमों के ऊपर खर्च करती है, राइट। अब अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसकी जो कमाई है। अब अगर मतलब आप खुद अपने फैमिली को इमेजिन करो, अगर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो और आपकी कमाई कम है, तो कहीं ना कहीं भैया आपको कर्जा वगैरह लेना पड़ेगा, डेट वगैरह आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, वो भी क्या होता है, सरकार के द्वारा कर्ज लेने का एक तरीका है। गेटिंग इट? तो होता क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, एक जैसे मैंने आपको बताया, एक कागज का टुकड़ा है, जिसको आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये कौन इशू करता है? इशू करती है आपकी सरकार। सरकार ने इसको इशू किया, मान लो हम जैसे लोगों को इशू किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सरकार को पैसा दे देंगे। मान लो ये 100 रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, सरकार ने हमें इशू करी, हमारे पास वो कागज का टुकड़ा आ गया, और हमने सरकार को बदले में 100 रुपए दे दिए। तो आप सोचोगे सर हमें क्या फायदा हुआ? अरे हमें ये फायदा हुआ कि सरकार हमें हो सकता है या तो कुछ इंटरेस्ट देती रहे थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर, और बाद में फिर पूरा का पूरा पैसा लौटा दे। ठीक है ना, बेसिकली हमें ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं ना, हो सकता है हमें हर हर 6 महीने बाद मान लो 10 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस तरह से आप, जैसे आप अपना पैसा एफडी वगैरह में क्यों डालते हो, एक तरह से वही तो तरीका है कि आपने क्या किया, आपने सामने वाले के पास अपना पैसा जमा कराया था और आपको इंटरेस्ट मिलता रहा। यहाँ पर सिंपली क्या है कि सरकार ने आपसे पैसा 100 रुपया उधार पे लिया है, बदले में वो कुछ आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको यहाँ पे बोला जाता है, ताकि अपना सरकार अपना जो है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाए, अपने डेट वगैरह को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर। एक हो सकता है इसकी वैल्यू, जैसे हम इस पे 100 रुपया लिखा था, तो ये 100 रुपया क्या हो जाएगा, इसकी फेस वैल्यू इसको यहाँ पे बोलते हैं। साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने टाइम के लिए है, टेन्योर वगैरह मेंशन हो सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा,
वो यहाँ पर मेंशन हो सकता है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो सकती हैं। जनरली जो आपको पैसा मिलता है ना, जो इंटरेस्ट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपन आपको बोलते हैं, तो वो इंटरेस्ट आपको जो मिलता है वो जनरली आपको हाफ ईयरली 6-6 महीने के ऊपर जनरली आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो ये होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया क्या कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो मैक्सिमम बॉन्ड था ना वो 40 साल वाला बॉन्ड था। पर अभी यहाँ पर क्या हुआ है, 50 साल वाला बॉन्ड भी हमने इश्यू कर दिया, हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा इंट्रोड्यूस किया है और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अच्छी खासी इसकी डिमांड यहाँ पे करी है। ठीक है? आई होप आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ आ गया होगा। बाकी देखो फाइनेंस के अलग-अलग टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होता है, एसडीएल्स क्या होते हैं, ये सारे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं जब हमने स्टैटिक पार्ट पढ़ा था हमारी इकोनॉमी का। राइट है? ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एनडब्ल्यूआर। ये क्या है सर एनडब्ल्यूआर? एनडब्ल्यूआर होता है आपका नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। तो डब्ल्यूडीआरए ने एक सेमिनार कंडक्ट कराया कि रोल क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। इसको जरा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, पूरा डिटेल में समझते हैं। पहले ना एक मैं आपको समझाता हूँ। एक ना हमारा 2007 के अंदर एक एक्ट आता है। ठीक है सर, क्या एक्ट था? दिस इज वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, चलो ठीक है सर, आगे आपकी बात मान ली हमने कि 2007 में एक एक्ट आया। ठीक है, इसके अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था डब्ल्यू। क्या है इसका मतलब? यही मतलब है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये हमारे यहाँ पे एक अथॉरिटी बनती है। अब इस अथॉरिटी के अंतर्गत ना एक काम किया जाता है जिसका हम बोलते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। समझाता हूँ क्या मुद्दा है। मान लो यार आपका एक किसान है, चलो ठीक है, किसान ने ना कुछ प्रोडक्शन करी, मान लो 100 किलो कुछ प्रोड्यूस किया, एनीथिंग, मान लो 100 किलो इसने टमाटर प्रोड्यूस करे। अच्छा ठीक है, अब ये सोचता है यार मैं इसको ना क्या करता हूँ, इसको बेच देता हूँ। ठीक है, अब ये जो जब जाता है इसको बेचने, इसको पता लगता है यार टमाटर का दाम तो बहुत ही कम चल रहा है मार्केट के अंदर, हो सकता है 1 रुपया किलो चल रहा है। अब अगर आप सोचोगे यार अगर ये मार्केट में बेच देता है तो इसको सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे, जो कि इसके लिए बहुत ही नुकसान वाला सौदा हो जाएगा। मतलब इसने खर्चा बहुत सारा कर रखा है टमाटर प्रोड्यूस करने के अंदर, पर उसका मार्केट में दाम नहीं मिल रहा। तो अब क्या करे, क्या ये टमाटर अभी ना बेचे? आप लोग बोलोगे सर अगर टमाटर नहीं बेचे तो टमाटर तो कल को गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो बिल्कुल ही इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको तो 100 रुपये पर ही इसको बेचना पड़ेगा। तो दरअसल में ना एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया गया, या एक चीज़ और कर सकता है ये जाके ना इसको कहीं जाके स्टोर कर सकता है कुछ समय के लिए, स्टोरेज वगैरह के अंदर डाल सकता है। फिर थोड़ा टाइम ये स्टोरेज रखेगा, फिर बाद में जाके क्या कर देगा, जब मार्केट में दाम बढ़ जाएंगे टमाटर के तब उसको बेच देगा, है कि नहीं? तो यहीं पर ना, यहाँ पर ही काम आता है किसका, एनडब्ल्यूआर का, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग शिफ्ट का। यहाँ पर क्या करेगा किसान, अपना जो भी आपका 100 किलो टमाटर है वो यहाँ पर स्टोर, यानी कि जिसको मैं वेयर हाउस कह सकता हूँ, इस रजिस्टर्ड वेयर हाउस के पास यहाँ पर ये सामान रख देगा। ठीक है, और रजिस्टर्ड वेयर हाउस वाला ना बदले में इसको क्या दे देगा, एक रिसिप्ट दे देगा। ठीक है ना, जैसे आप देते हो ना जब बिल वगैरह देते हो, सिमिलर टाइप ही है। यहाँ पे एक रिसिप्ट दे देगा जिसका हमने नाम क्या रख दिया, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। अब ठीक है, इस रिसिप्ट के अंदर लिखा होगा कि हाँ यार ये वाले किसान का 100 किलो टमाटर मेरे पास पड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ यहाँ पे इसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, अब किसान पता क्या कर सकता है, ये जो कागज का टुकड़ा, ये जो रिसिप्ट इसको मिली, ये जाके दे सकता है बैंक को। अब बैंक देखेगा ये हाँ यार इसका 100 किलो टमाटर वहां पे पड़ा हुआ है कि नहीं? बैंक ने ये देखा तो बैंक भी इसको क्या दे सकता है, लोन दे सकता है, क्योंकि ये वाली क्या है, ये रिसिप्ट क्या है, एक तरह का कोलेटरल है। ठीक है ना, जो बोलते हैं ना गिरवी रखना, तो ये कोलेटरल की तरह ही ये आपका यूज हो सकता है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। और अगर चाहे किसान किसी आगे किसी और को भी बेच सकता है, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब अगर ये काम सारा इलेक्ट्रॉनिकली तरह से हो तो इसको हमने क्या बोल दिया, ENWR। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए, गेटिंग इट, कि फार्मर्स इससे लोन ले सकते हैं कहीं ना कहीं वेयर हाउस रिसिप्ट के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस रिसिप्ट को इशू कौन कर रहा है, आपका जो भी रजिस्टर्ड जो वेयर हाउस है ना, वो यहाँ पर इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर रहा है। एक दिमाग में क्वेश्चन और आएगा, सर ये सारा जो प्रोसेस होता है या जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो ध्यान रखो, अगर कोई आपको बोले ना सर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तो इसको बोल देना बिल्कुल गलत है। आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा बताऊं, कौन सी मिनिस्ट्री है,
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो यहाँ से वो डेफिनेटली पूछेगा कि मिनिस्ट्री कौन सी थी, और वहाँ पर आप गड़बड़ कर जाओगे या एग्रीकल्चर या किसी और में चले जाओगे, पर प्लीज़ उसकी ऐसी गलती में आप मत कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको NWR, ENWR और WDRA ये सारा प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब आपको मैं ना 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। उसी तरह से ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जो मुझे आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। पिछले हफ्ते मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन दिया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में, वो कैसे हो सकती है। देखो मैंने आपको आई थिंक काफ़ी टाइम पहले ही भी क्वेश्चन ये करवाया था शायद, पर ठीक है दोबारा बताते हैं। एक होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक होता है आपका क्या, रिग्रेसिव टैक्सेशन। क्या अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जैसे मान लो एक एक गरीब इंसान की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर एक गरीब इंसान है तो उसकी सैलरी मतलब बहुत कम कमाता है, तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट है कि भैया आपकी इनकम लेट से साल की 1 लाख रुपया है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कम इनकम कम टैक्स, है कि नहीं। फिर मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मतलब कमा लेता हूँ, मान लो 60,000 रुपया मान लो मैं महीने का कमा लेता हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगेगा। तो मेरी इनकम इस गरीब इंसान से तो ज़्यादा है ना, तो मेरे ऊपर टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा है कुछ परसेंटेज के टर्म्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर लेट्स से हम अंबानी जी अडानी जी को मान लेते हैं लेट्स से, अब ये तो सर करोड़ों अरबों में पैसा कमाते हैं, इनके ऊपर जो परसेंटेज लगती है टैक्स की वो बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो होता पता क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर क्या हो रहा है, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उसके ऊपर उतना परसेंटेज टैक्स ज़्यादा। तो आपके हिसाब से अच्छी बात है या बुरी बात है? अरे बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम अमीरों को ज़्यादा टैक्स करेंगे, तभी तो कहीं न कहीं हम क्या कर पाएँगे, हम दुनिया भर में बराबरी ला पाएँगे, इंडिया में बराबरी ला पाएँगे। तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा, उसके ऊपर उतना ज़्यादा परसेंटेज टैक्स लगाना। तो अगर आप बताओ, अगर दुनिया में इस इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ पर किस तरह की टैक्सेशन होनी चाहिए? क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अच्छी है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी है। ठीक है? आपके दिमाग में एक सवाल और भी आया होगा, सर रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? अरे जैसे मान लो आपने कुछ भी खरीदा, जैसे एग्जांपल आप ना एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, सेम रेस्टोरेंट है मान लो। अब इस सेम रेस्टोरेंट के अंदर एक गरीब इंसान खाना खाने जाए, मैं जाऊँ या फिर आपके अंबानी अडानी जी जाएँ, सबके ऊपर सेम परसेंटेज टैक्स लगेगा। अगर मान लो इसने ₹100 का खाना खाया ना, तो इसको भी हो सकता है ₹18 ही जीएसटी देना पड़े। मैंने खाना खाया ₹100 का, तो मुझे भी 18% ₹18 जीएसटी देना पड़ा। अडानी जी को भी ₹18 ही जीएसटी देना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिग्रेसिव टैक्सेशन हमें देखने को मिलती है। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन से तो फ़ायदा नहीं ना होगा, क्योंकि जो अमीर इंसान है वो भी सेम ही टैक्स दे रहा है। ठीक है? तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होती है ना, वो आपकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से होती है, ना कि रिग्रेसिव से। सर इतना तो पता लग गया कि सी और डी तो आंसर नहीं है, आंसर आपका ए और बी में ही होगा। तो ठीक है, इतना तो पता लग गया। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर के केस में क्या है, मतलब है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का। देखो जब मैं बात करता हूँ ना प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर की और आपके रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर की, इसका अर्थ ये होता है, जैसे प्रोग्रेसिव की अगर बात करूँ, इसका अर्थ ये है कि जिसकी जितनी कमाई सरकार उसके ऊपर उतना ज़्यादा खर्च करेगी। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर का मतलब कि जिसकी जितनी कम कमाई सरकार उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे गरीब इंसान है, अब गरीब इंसान के लिए सरकार स्कीमें लेके आती है अलग-अलग तरह की, ठीक है ना? अब अगर सरकार इसके ऊपर अच्छा खासा खर्च कर रही है कि गरीबी को दूर करने के लिए अच्छा खासा स्कीम्स लेकर आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड मान लो अगर सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आ रही है जिसका फ़ायदा अडानी जी को हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो आप बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कौन-सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्या प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? अरे ऑब्वियसली रिग्रेसिव, क्योंकि कहीं न कहीं क्या होगा, हमारी गरीब इंसान के लिए हम अलग-अलग स्कीम्स लेकर आएँगे, उससे उसकी गरीबी दूरी होगी। तो होता क्या है ना, अगर आपको इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो टैक्सेशन तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, पर आपका जो एक्सपेंडिचर है, वो आपका रिग्रेसिव होना चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भैया इन चारों में से आपका इनडायरेक्ट टैक्स कौन-सा होता है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करो, आप वेल्थ टैक्स की बात करो, ये तो डायरेक्ट टैक्सेस हुए ना। मैंने पिछले हफ्ते के अंदर ना जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था इकोनॉमी वीकली, वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाके देख लेना।
ठीक है, कि इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो 1 एंड 3 तो बिल्कुल आपके क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स है, पर पूछा क्या है उसने, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आंसर क्या बनेगा, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन बी 2 एंड 4 ओनली आर द इनडायरेक्ट टैक्स, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करी, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। डेफिनेटली आपको अगर समझ आए होंगे तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता भी सकते हो। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, जब हम और भी इस तरह की इकोनॉमी की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।